माय यूट्यूब चैनल योर टारगेट। यहाँ पर मैं हिंदी की क्लासेस में आपको बहुत पहले ही मैंने वर्णमाला का पहला वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर कर दिए थे। अब मैं ये दूसरा वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें वर्णमाला के मैंने और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए। पहले वीडियो मैंने सारे व्यंजन के जितने भी क्वेश्चन पुट अप किए हैं सारे एग्ज़ाम पर मैंने वो कवर किए हैं। आगे भी मैं बाद में जब इसका रिवीजन कराऊंगी एक बार ही तो उसमें सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगी। इस वीडियो में मैं आपका स्वर कंप्लीट करने वाली हूँ। कुछ दिन से मैंने हिंदी की वीडियोस कंटिन्यू नहीं करी है, लेकिन आज से मेरी आपकी हिंदी की वीडियो कंटिन्यू आएगी। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि हम लोगों का कैसा कवर होगा। सिलेबस सारा कवर करके ही हम लोग बोलेंगे कि हमारी जिम्मेदारी आपका सिलेबस कवर करवाना ही है। तो हम लोग पूरा हर एक क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो, जिसमें हमने वर्णमाला के और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए। जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करने। तो आप लोग भी यहाँ पर जितना भी पढ़ाया जाता है तो अपना एक नोट कर लीजिएगा सारे। और सब लोग रिवीज़न ज़रूरी है। आप कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक बार पढ़ने में कुछ भी नहीं आ जाता। तो आप लोगों का रिवीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग रिवीज़न करते रहिएगा। बाकी आपका तो माइंड में सब बना ही रहेगा अगर आप रिवीज़न करते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं व्यंजन, वर्ण, स्वर, शब्द। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्ण क्या कहलाते हैं। मैंने व्यंजन आपको बता चुके हैं कि व्यंजन आप लोगों को मैंने पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। तो अब मैंने यहाँ पे क्या कवर किया है, आपको यहाँ पे स्वर के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं यहाँ पे सारे स्वर के क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ। तो पहला ही आप लोगों को व्यंजन में मैंने जितने भी क्वेश्चन वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो व्यंजन मैंने बताया था कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता से हम जितने भी वर्ण बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और स्वतंत्र रूप से जिसमें हम किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, ना ही हम व्यंजन के लिए सहायता लेते हैं ना ही किसी की, तो वह क्या कहलाते हैं, हमारे स्वर कहलाते हैं। अब तो हमारे यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा बिल्कुल फ्रीडम होते हैं इनकी, हम किसी भी चीज़ की हम लोग हेल्प नहीं लेते हैं। यहाँ सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा यहाँ पे, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके आधार पर बहुत बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है। कोई 13 लगा देता है तो कोई 10 लगा देता है। ये 13 और 10 में हमेशा कन्फ्यूज़न होती है कि भाई 13 होगा कि 10 होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उच्चारण मैंने बोला जो बोलते हैं, उच्चारण हम ओनली 10 स्वर का करते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो 13, यहाँ पे 13 स्वर हमका लेखन के आधार पर जब हम लिखते हैं तो पूरे लिखते हैं। बोलने में हम ऋषि नहीं बोलते, अंग, आहा ऐसे नहीं बोलते, लिखते तो हम पूरे लिखते हैं और बोलते तो हम हैं क्या, उच्चारण। मतलब जो हम बोलते हैं तो ओनली 10 लिखते हैं। 10 कौन कौन से हम लोग लिख देते हैं, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 10 स्वर होते हैं जो हम क्या बोलते हैं, तो हमारी ये उच्चारण में हो जाते हैं। अब 13 लेखन के आधार पर 13 में कौन कौन से आ जाते हैं, आपके ऋषि, अंग, आहा, ये हमारे और आ जाते हैं। ये 3 हमारे और जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ये 3 हमारे और स्वर जुड़ गए तो हमारे कितने, 13 हो गए। 13 हमारे लेखन के आधार पर हो गए, उच्चारण के आधार पर हमारे 10 हो गए। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये स्वर से हमेशा ही पूछ लेता है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप कन्फ्यूज़ होकर लगा के आ गए 13, फिर आके हमने किताब खोल के देखी, अरे बाप रे, तो 13 तो था ही नहीं, 10 था, क्योंकि हमने उच्चारण के आधार पर हमें देने थे तो हमने लेखन के आधार पर लगा के चले। अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, दोबारा हम लोग को MR थोड़ी ना मिल जाती है। तो वहाँ एक क्वेश्चन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या फिर हमने ऐसा होता है कि चलिए हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, लेकिन जब हम लोगों का चीज़ आती है ना कि अरे 1 नंबर से रह गया, तो 1 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो कोई भी ये मत सोचना कि भाई ये हमारा गलत हो गया, कोई नहीं। आपने एक चीज़ दिमाग में पूरे ये रखनी ही है कि हाँ हमें अपने पूरे अटैम्प्ट करने ही हैं, पूरे हमारे सही करने ही हैं। तो हमारे यहाँ पर आपको
कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे 10 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या, लेखन आपने बताया ना, लेखन के आधार पर ऑप्शन दे रखा है 10, 11, 12, 13। लेखन के आधार पर मैंने बता दिया कि 13 होते हैं। कौन कौन से, हमारे सारे आ ई उ ए ऐ ओ आओ अंगाहा, और हमारा क्या अंग आहा, और हमारे क्या ऋषि। ये हमारे कितने हो जाते हैं, 13 जो स्वर हो जाते हैं लेखन के आधार पर होते हैं। उच्चारण के आधार पर कितने, 10 होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होएगा बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उच्चारण काल मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के भी टाइप्स हो जाते हैं। कहीं हमारे पहला उच्चारण काल मात्रा या फिर मात्रा के आधार पर, दूसरा हमारा जैसे पूछ लेता है जीभ के प्रयोग के आधार पर, या फिर हमारा पूछ लेता है मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर। तो उच्चारण काल और मात्रा के आधार पर, मात्रा से आप लगा लिया करिए जैसे हमारा एक मात्रिक, ठीक है, द्विमात्रिक, ये हमारे सारे क्या मात्रा के आधार पर आ जाते हैं। त्रिमात्रिक, ये नाम से आप लोगों ने शायद ही सुने हो, बट शायद सुने ही होंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है। एक मात्रिक मतलब आपका ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर, और द्विमात्रिक मतलब आपका दीर्घ, त्रिमात्रिक आपका मतलब प्लुत, ठीक है। तो उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन दिए 2, 3, 4, 5, तुम्हारा बी सही हो जाएगा। 3 मतलब यहाँ पे एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक, मात्रा के आधार पर। तो इसको एक मात्रिक को ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ह्रस्व स्वर को पहचानिए। पहली बार ह्रस्व स्वर को पहचानने से पहले आप इसके और नाम हैं जो हर एग्ज़ाम में कोई भी नाम से पूछ लेता है, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो हम बता देते हैं इसको और कौन से नाम से जानते हैं। ह्रस्व स्वर को हम क्या बोलते हैं, लघु स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं, और हम लोग इसको बोलते हैं मूल स्वर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, एक मात्रिक। ये 3 नाम, लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक, किसको, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर के ये नाम और भी होते हैं, या ह्रस्व स्वर। तो कौन कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर को बोलने में जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब एक मात्रिक मतलब एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या ह्रस्व स्वर कहते हैं या लघु स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, आ ई में बहुत समय लग रहा, ए आई में भी बहुत समय लग रहा, ओ आओ में भी समय लग रहा, सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है जिसमें समय कम लग रहा, आ और ई। तो समय इसमें बहुत कम लग रहा है, तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है। इसके पहले ही हमने बताया दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, इसमें बता दें ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या हमारी 4 होती है। क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है कौन कौन से, आ ई, और यहाँ पे आपका बड़ी ई भी नहीं सॉरी बड़ी नहीं, छोटा ऊ आ जाएगा, और ये ऋषि आ जाएगा। ये 4 आ ई ऊ ऋषि, जिसमें समय कम लगता है उसको क्या हम बोलते हैं, ह्रस्व स्वर बोलते हैं। कोई भी मात्रा नहीं है इसमें, आ ई कोई भी मात्रा नहीं है, एक मात्रिक मतलब इसमें कोई मात्रा ही नहीं है वो, तो ये हमारे क्या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर अब हमारे 4 कितने हो गए, 4 हमारे ये चले गए किसमें, ह्रस्व स्वर में। अब हमारे दीर्घ स्वर में कितनी संख्या होती है, अब जितने हमारे बच्चे आपके बड़े आ ई उ ए आई ओ आओ, ये हमारे सारे दीर्घ स्वर होते हैं। कितने होते हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि 7 यहाँ पर जो दीर्घ स्वर होते हैं वो 7 होते हैं। दीर्घ स्वर मतलब दुगना, दी मतलब दुगना, दो मतलब द्विमात्रिक,
दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। दीर्घ स्वर मतलब ऋस्व स्वर से आपसे दुगना समय लगता है बोलने में, और इसको द्विमात्रिक के नाम से भी जानते हैं। तो आप याद करिएगा, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ऋस्व स्वर से दुगना समय लगता है। कितना? दुगना समय लगता है। आप लोगों को याद रखना है, दीर्घ स्वर को ऋस्व स्वर से कितना दुगना समय लगता है। कंफ्यूज मत होइएगा। और कौन कौन से? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आओ होते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जितने भी बड़े जिसमें ये हो जाते हैं, बड़े जिसमें हमारा दुगना समय लग रहा है ऋस्व स्वर से, वो क्या? दीर्घ स्वर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा ओम में कौन सा स्वर है? ऑप्शन दे रखा है ऋस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अर्घ स्वर, अग्र स्वर। तो आपने ओम में कौन सा स्वर है अब पूछेंगे। ओम, ओम मतलब तीन वर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं। ओ, ये, माँ, आपको यहाँ पे 3 वर्ड्स दिख रहे हैं। 3 वर्ड्स मतलब त्रिमात्रिक। तो प्लुत स्वर को हमने क्या बोला था? त्रिमात्रिक। क्या बोला था? त्रिमात्रिक। 3 मात्राओं का समय लगता है इसमें, मतलब 3 गुना समय लगता है। कितना? 3 गुना समय लगता है ऋस्व स्वर से। प्लुत स्वर को बोलने में 3 गुना का समय लगता है। तो ओम में कितने वर्ड आपको दिख रहे हैं? 3 वर्ड दिख रहा है, मतलब 3 गुना। और प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक भी बोलते हैं। तो आपका यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जीभ के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हम आगे की जीभ से, मध्य या पश्च, इनके माध्यम से भी हम उच्चारण करते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आपको बता दें। अग्र, मध्य, पश्च। तो कितने हो गए? 3 ऑप्शन दिया है, 2, 3, 4, 5। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 3। अग्रस्वर, अग्रस्वर मतलब हमारे जो जीभ के अगले वाले, जीभ के आगे से बोलते हैं। अग्र भाग काम करता है जिन स्वरों के उच्चारण में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अग्र कहलाते हैं। मध्य मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, उसे मध्य कहते हैं। पश्च स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, उसे पश्च स्वर कहते हैं। अग्रस्वर में मतलब हम क्या बोलते हैं? अग्रस्वर की ट्रिक आप याद कर लीजिए, क्या है? आइए, आइए मतलब आ मतलब हो गया अग्र, ठीक है। और ई मतलब ई का पूरे दोनों ई आ गए, ई, ई। और ए मतलब आपके दोनों ए आ गए, ए और आई। तो ये हमारे क्या हो गया? अग्रस्वर हो गए। और चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके अग्रस्वर को पहचानिए। अग्रस्वर को पहचानिए मतलब आगे, जो जीभ की आगे वाले भाग से बोलते हैं। तो इसकी ट्रिक, कंफ्यूज हो जाते हैं जितना भी बता दो आपको कि अग्र भाग से, फिर भी जब हम लोग वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि अग्रस्वर मतलब किससे हमने बोलना है। आगे से बोल रहे हैं कि बीच से बोल रहे हैं कि पीछे से बोल रहे हैं, फिर कंफ्यूज होकर हम गलत ही ऑप्शन लगा के चले आते हैं। तो आप ऐसा करिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आइए, आ मतलब अग्रभाग हो गया, ई मतलब ई दोनों आ गए, ई और ई हो गए, ए मतलब ए और ए आ गए। तो हमारे ये ए ऑप्शन में ये चारों दिख रहे हैं, ई, ए, ए। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मध्य स्वर को पहचानिए। तो मध्य स्वर को पहचानिए, मध्य स्वर मतलब जो बीच से बोलते हैं। तो हमें ई, ए आए तो हमें पता चलेगा कि अग्र स्वर है। अब हमारे यही 3 बचे जो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन दोनों पे कौन से होता। मध्य स्वर को आप लोग ट्रिक समझ लीजिए, एम ए, एम ए मतलब, एम से मतलब मध्य, ए से मतलब आ। तो हमारा क्या हो जाएगा? मध्य भाग कौन सा हो गया? ए हो गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इसकी भी ट्रिक याद रखिए, कंफ्यूज मत होएंगे आप लोग बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्च स्वर को पहचानिए। तो ई आपको पता है अग्रस्वर हो गया, ए भी अग्रस्वर हो गया, आ आपका मध्य स्वर हो गया, आपका बचा आप लास्ट में आ, उ, ये आपके पश्च स्वर होगा। पश्च स्वर में और आ जाते ओ, आओ, ये ओ, ठीक है। तो ये आपके पश्च स्वर और भी आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ई, ए आपका अग्रस्वर हो जाता है, आ आपका मध्य स्वर हो जाता है, बाकी जितने बच्चे वो आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्वर के टाइप से पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है मुख विवर के खुलने के आधार पर या मुख द्वार के खुलने के आधार पर। अब हम मुंह के खुलने के आधार पर बताने कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके? विव्रत, आप ऐसे लिखिए, यहाँ पे विव्रत लिखिए और यहाँ पे अर्धविव्रत लिखिए, अर्धविव्रत।
यहाँ पे संवृत, यहाँ पर अर्ध संवृत। ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत मतलब हो जाता है ओपन, पूरा ओपन। अर्धविव्रत मतलब होता है हाफ ओपन। और संवृत मतलब होता है क्लोज। अर्ध संवृत मतलब होता है हाफ क्लोज। तो विव्रत मतलब ओपन, ओपन का मतलब पूरा, पूरा हम लोगों का मुंह क्या हो, खुला, खुले। तो विव्रत मतलब हमारा पूरा मुंह खुल रहा है, जिसमें बोलेंगे आप तो पूरा मुंह खुलता है। अब इसमें अर्धविव्रत मतलब जिसमें हमारा आधा मुंह ओपन होता है, तो आधा मुंह ओपन हमारा ई हो गया, हो गया। ठीक है। अब संवृत, संवृत में हमारे पूरा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये 4 आ जाते हैं और ऋषि भी आ जाता है। ठीक है। अर्ध संवृत हमारा बचा। अर्ध संवृत में हम ए रखते हैं, तो अर्ध विव्रत में हमारा ओ होता है। यहाँ पे ए होता है, यहाँ हम ओ रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा अ होता है। ठीक है। विव्रत में हमारा आ, पूरा मुंह ओपन हुआ। अर्ध विव्रत में मतलब हमारा हाफ ओपन हुआ, तो आ हुआ। संवृत में हमारे पूरे मतलब जो हम लोग का हाफ क्लोज रहता है, पूरा क्लोज रहता है मुंह, तो ई ऊ, इसमें हमारा मुंह ओपन ही नहीं हो रहा है। देखिए आपका मुंह बंद है और ये हम लोग आगे से बोल रहे हैं ई ऊ ऋषि, हमारा मुंह नहीं ओपन हो रहा। अर्ध भी मतलब आधा ओपन होना चाहिए, आधा मतलब हम लोग का क्लोज होना चाहिए। संवृत मतलब क्लोज, हमारा मुंह पूरा क्लोज है। ई ऊ ऋषि, ये हमारा पूरा क्लोज है। अर्ध संवृत मतलब हमारा हाफ क्लोज होना चाहिए, जैसे ए ओ हम लोग हाफ ओपन करते हैं, और अर्धविव्रत मतलब क्लोज करते हैं। और अर्धविव्रत मतलब हमारा होता है कि पूरा ही मतलब हम लोगों का क्या होना चाहिए, विव्रत मतलब पूरा ओपन होना चाहिए, और अर्धविव्रत मतलब हमारा आधा ओपन होना चाहिए। तो विव्रत आ हमारा पूरा ओपन हुआ, अर्धविव्रत मतलब आ और ए और हमारा पूरा ओपन हो, मतलब आधा ओपन हुआ मुंह। चलिए, तो मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मुख विवर के खुलने के आधार पर मैंने बताया विव्रत, संवृत, संवृत और अर्धविव्रत। तो हमारे 4 प्रकार, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विव्रत मतलब ओपन स्वर को पहचानिए। ओपन स्वर मतलब मैंने बताया ना पूरा ओपन मुंह होता है, तो आपके ऑप्शन है अ, ए, आ, ई। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें हमारा पूरा मुंह ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है अर्धविव्रत को पहचानिए। तो मैंने बताया था अर्धविव्रत क्या होता है, यहाँ पे अ हो जाएगा। अर्धविव्रत ऑप्शन दे रखा है अ, ए, औ, आ, ए, ओ, ई ऊ। तो हमारा अर्धविव्रत मैंने बताया था ना कि आपने ऐसे 4 लिखने हैं, जैसे हमने कहा बताया विव्रत, ठीक है, और यहाँ पे अर्धविव्रत, संवृत मतलब क्लोज, अर्ध संवृत बताया, विव्रत मतलब पूरा ओपन, हाफ ओपन, तो आ, ठीक है। संवृत मतलब हमारा पूरा ई आ जाएगा, यहाँ पर पूरा ई वाला आ जाएगा, और यहाँ पूरा ऊ वाला पोर्शन आ जाएगा, पूरा ऊ वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। और अर्ध संवृत हमारा यहाँ पे बढ़ेगा क्या, ए, तो यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ओ होगा, तो यहाँ पे हमारा आ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आ, ए, ओ, ये हमारा अर्धविव्रत, तो ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। आप इस तरीके से चार्ट अगर बना लेते हैं, आपने दिमाग में बैठा लिया है कि पहले इस तरीके से लिख लेते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हाँ हम यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इस तरीके से लिख लेंगे, अगर एक चार्ट अगर आपसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, आपने चारों अगर ये चार्ट बना लिए, तो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्ध संवृत हाफ क्लोज स्वर को पहचानिए, यानी फिर आपने वही चार्ट बना लेना है। विव्रत हो जाता है, फिर अर्ध विव्रत सबसे नीचे हो जाएगा, संवृत हो जाएगा, फिर बीच में अर्ध संवृत हो जाएगा। अर्ध संवृत हमारा ए और ओ थे, ए और ओ थे, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवृत स्वर को पहचानिए। अब आ, ए, ओ, औ हमारा क्या हो जाते हैं, यहाँ पर अर्ध विव्रत हो जाते हैं, आ हमारा विव्रत हो जाता है, ये ए और ओ हमारा अर्ध संवृत हो जाते हैं। लास्ट में हमारा ये डी ऑप्शन बचा जो हमारा क्या संवृत हो जाता है।
तो अगर यहाँ पे आपको ज़रूर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कर रहा होगा, आपको कोई भी कंफ्यूज़न नहीं हो रहा होगा, अगर आपको हो भी रहा है कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कहाँ पे क्या नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ भी एक्सप्लेन कर देंगे और अच्छे से समझा देंगे। तो आप बस इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। अभी तक मेरी वीडियो कोई कंटिन्यू नहीं आ रही थी, बट अब से मेरी वीडियो कंटिन्यू आएगी हिंदी की, और आपका पूरा सिलेबस हिंदी का जितना भी है कवर किया जाएगा। सारा सिलेबस लेखपाल से लेकर टेट तक, पूरा सुपर टेट वगैरह सारा कुछ इसमें कवर किया जाएगा। और पहली बात, जो भी आप भी पढ़ रहे हो तो आप उसको सिलेबस नोट कर लीजिए। बिना सिलेबस नोट करने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस हर एक चीज़ का नोट करके एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर जो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे, तो उसे टिक करते जाइए कि हमारा ये कवर हो गया, अब हमें नेक्स्ट देखना है। तो अगर आप टिक करते जाएंगे ना, तो इससे आपको ये लगेगा कि हाँ चलिए हमारा ये पढ़ चुके हैं, और डेली हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो आपका जितना भी पढ़ने से कुछ फिर फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब कुछ भूल जाएंगे, भूल गए तो फिर कुछ आएगा नहीं, इसलिए तो फिर कन्फ्यूज़न होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। इसलिए आपको आपका क्या रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको पढ़ना जो भी है उसका 10 मिनट निकाल के आपको रिवीजन ज़रूर करना है। रिवीजन करने के बाद ही आपको नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो पढ़ना है। तो हमारे जो भी सर, जितने भी सर जुड़ गए हैं पढ़ाने के लिए, जो साइकोलॉजी वाले सर हैं, साइकोलॉजी देखते हैं, रीजनिंग देखते हैं, तो आई होप उनका समझ में आ रहा होगा। और समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि उनका क्या चीज़ कैसा क्या है, तो वो भी वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ भी आप लोग बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, कैसे क्या समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फीडबैक मिले तो ज़्यादा ठीक रहता है। और ज्योग्राफी सर ने हमारी जो फर्स्ट क्लास ली है वो भी बहुत अच्छे सर हैं। पूरा आपका मतलब वो यूपीएससी लेवल का कवर करेंगे पूरा, जितनी ज्योग्राफी आपकी यूपीएससी लेवल की वो पढ़ाएंगे। तो कोई भी पॉइंट वो भी छोड़ेंगे नहीं, सारा कुछ कवर करेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़रूर शेयर करें जो इस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए हम लोगों के साथ ऐसे ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।